अब हमने अभी देखा जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आया उसमें काफ़ी कैटेगरीज और फिर डोमेस्टिक के हवाले से भी हम बात करें तो उसको भी बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है। फिर एक हद तक ये क्राइटेरिया भी सेट किया गया है। हम शाहीन को एज अ प्लेयर सेलेक्ट नहीं करते बिकॉज वो डोमेस्टिक नहीं खेलते, बट वो तो बाबर भी नहीं खेलते, तो क्राइटेरिया ये तो नहीं कि जो डोमेस्टिक नहीं खेलेगा वो एज अ प्लेयर सेलेक्ट नहीं हो सकता, बट एज अ कैप्टन आ सकता है। देखिए, उसमें एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है क्योंकि एक प्रॉब्लम तो आ रही थी जिसकी वजह से फिर हमें ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के जो ट्रैक्स हैं, अभी आपने जिक्र किया, ए ट्रैक रिफ्लेक्ट टू रेड बॉल टेस्ट क्रिकेट, बी जो है आपका वो ओडीआई क्रिकेट है, सी इज़ योर T20। ये एक बहुत बड़ा मसला है। जब भी हम टेस्ट की टीम बनाते हैं तो सबसे ज़रूरी ये बात होती है कि कैसे 20 विकटें लेंगे। जो टीम कम से कम 20 विकटें लेगी नहीं वो मैच नहीं जीत सकती। तो जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं इनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसका होता है, क्योंकि अगर आप T20 के ऊपर फोकस है सारा साल, 2-3 साल अगर आप ज़्यादा फोकस T20 के ऊपर है और आपने 4 डे मैचेस उस तरह से नहीं खेले तो डेफिनेटली आप जहाँ 4 ओवर करते हैं टेस्ट मैचेस में जाके आपको ईच इनिंग आपका टाइम 40 ओवर्स कराने पड़ते हैं। तो ये फास्ट बॉलर को सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है। और फिर हमने ये देखना है कि जो बैट्समैन है, डेफिनेटली हम जो बैट्समैन होके भी ज़्यादा 4 डे मैचेस नहीं खेल रहे, इसीलिए ये नया जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ये लाए हैं। वी विल मेक श्योर कि जितने भी आपके बैट्समैन भी हैं, चाहे वो बाबर हैं, सलमान अली आगा हैं, रिजवान हैं, ये भी जो है 4 डे या फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले। बट इट्स नथिंग लाइक कि एक के लिए रूल कुछ और है। ये टीम की यूटिलिटी और क्या आप जो आपके फास्ट बॉलर्स हैं वो हमने फील किया कि जो क्योंकि आपकी उतनी प्रैक्टिस नहीं है टेस्ट मैचेस की, तो फर्स्ट स्पेल से जो थर्ड एंड फोर्थ स्पेल में जो पेस और एनर्जी लेवल है वो नीचे आ रहा है, तो इसलिए ये सारे हमने डिसीजन किए हैं। सही। इसके साथ साथ बाकी टीम मेंबर्स पे 16 रुकनी जो स्क्वाड है उसको सिलेक्ट किया गया है दौरे वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के लिए। हमने पहले अमाद बट को लिया, अब हमने आमिर जमाल को लिया है। लोग बातें करते हैं, लोग कहते हैं, मैं उसी तरह आपसे पूछना चाहूँगी कि आमिर जमाल की कोई जो नंबर की 804 की हैट, कोई इसके पीछे तो असर नहीं है। हमने 2 साल बाद उनको किस किरदार के तौर पर देखा, फिर सेलेक्ट किया। देखिए, बीच में उनकी 2 साल से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, बैक इंजरी भी एक वन ऑफ द रीज़न थी। लेकिन जब हमने बांग्लादेश की टीम सेलेक्ट की थी तो वो राइट आफ्टर द PSL थी। आजकल की जो क्रिकेट है वो हमारे वो ज़माने से या 80s के ज़माने में एक टूर पे अगर आपकी टेस्ट टीम जा रही है तो आप टूर पे जाते हैं, आपके 2-3 प्रैक्टिस मैचेस होते हैं, टूर मैचेस होते हैं, फिर आप टेस्ट क्रिकेट की तरफ जाते हैं। लेकिन आजकल सारा ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है। आपके लिए दे डोंट इवन कंसीडर कि आप कौन सी उस वक्त लीग में खेल रहे हैं। आपको एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है, आप सीधे जाते हैं, 2 दिन प्रैक्टिस और अगले दिन आपका टेस्ट मैच होता है। वो हमारे लिए टाइम जो था ना वो आइडियल नहीं था और हमें इतना पता नहीं था कि कौन सा प्लेयर, क्योंकि PSL के बाद उतना टाइम नहीं मिलता आपको कि आप, हमारे पास 1 वीक था जिसमें हमने सारा डिसाइड करना था। अब जब ये वापस आए हैं, इमाद बट को रखने का मकसद ये था कि आप 16 में जब सेलेक्ट होते हैं तो कभी भी गारंटी सिलेक्शन 11 की जो कोच और कैप्टन ने आपको फिर टीम में डालना होता है, तो उस तरह से उनका 2 टेस्ट मैचेस में इंक्लूजन नहीं हो सका। अब जबकि यहाँ पे NCA में हमारा 1.5 महीने कैंप हमने किया है तो हमारे लिए बड़ा आसान था किसी भी प्लेयर को जज करना, गेज करना कि किस तरह से इन दोनों की प्रोग्रेस जा रही है। देयर वाज लाइक आमिर जमाल वाज माइल्स अहेड इन टर्म ऑफ बॉलिंग, शार्प, फास्ट, और जो दूसरा तीसरा स्पेल है उसमें भी उनकी काफ़ी पेस एंड एनर्जी इमाद बट से बहुत बेहतर आ रही थी। हमें मसला आ रहा है, इमाद बट इज़ अ फाइन प्लेयर, बट उसकी जो बॉलिंग है उसके हवाले से अगर कंपैरिजन करें तो पेस इस वक्त हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने देखा बांग्लादेश में कि आपकी मेजॉरिटी ऑफ द बॉलर्स वो 125, 126 के ऊपर उनकी बॉलिंग पेस आ गई है, तो इसलिए उसको एडवांटेज दिया। लेकिन इनकी एक फिटनेस हिस्ट्री भी तो रही है, फिटनेस इश्यूज़ रहे, इसलिए वो टेस्ट क्रिकेट से या बाकी क्रिकेट से वो दूर रहे। अब उन्होंने फुली उसके ऊपर काम किया है, ही इज़ फुली फिट।
और हमारे पास भी कोई 1-1.5 महीना था उनको जज करें, उनकी फ़िटनेस को देखें। सो आई थिंक नाउ ही इज़ फिट एंड ही इज़ इन अ गुड फॉर्म। चलें, होप फॉर द बेस्ट कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो सेलेक्ट किए गए हैं, वो टीमें बेहतर। मैं आपसे जानना चाहूँगी माइक हेसन की। वैसे तो बहुत सारी स्टेटमेंट हैं जिन पे हम बात करते रहे हैं और जो है वो ख़बरों में भी रही हैं, लेकिन एक मैं अप्रोच आपके हिसाब से भी जानना चाहूँगी। एक कोच का ये कहना कि टीम जो है इंडिया से हारती है, उसके बाद उसका मोरल डाउन भी होता है, लेकिन ये कह देना कि हम इकलौते थोड़ी हैं, वी आर नॉट अलोन इन दिस, बाकी टीम्स भी हारती हैं। तो अपनी टीम के कोच के तौर पर अपनी टीम को इस तरह से डिमोरलाइज करना कि हम अकेले नहीं हारते, इंडिया से सब भी हारते हैं, वही इंडियन टीम है। अभी आयरलैंड जो है वो उनको हरा कर गई है, इंग्लैंड के साथ जिस तरह से उनके मैचेस चल रहे हैं वो भी हमारे सामने है। ये कैसी अप्रोच है, किस तरह से जस्टिफाई करती है, और आपका इस हवाले से क्या कहना है? देखिए, हमें तो बचपन से ये पता है कि, और मैसेज भी यही मिलता है कि आप जब भी टूर के ऊपर जाते हैं तो घर से भी, दोस्तों से, आपस में यही बात होती है, किसी से हार जो, इंडिया से नहीं हारना। लेकिन ये बात ज़रूर हमें नोट करनी है कि वर्ल्ड कप के अंदर देयर आर सर्टन रीज़न्स, वो कौन सी एक रीज़न है, कैसे इसको फिक्स किया जाए, वो अभी तक ओपन चॉइस है। उसको वो गुत्थी जो है वो कभी किसी ने आज तक उसको सुलझाया नहीं है, क्योंकि 1975 से लेके आज तक 50 ओवर में जितने मैचेस पाकिस्तान इंडिया के हुए हैं, पाकिस्तान ने एक नहीं जीता। इवन के 92 का वर्ल्ड कप जो हम जीते भी थे, उसमें भी जो इंडिया का मैच था वो भी पाकिस्तान आ रहा था। और ऐसी चीज़ें हैं कि जिसका कोई जवाब भी नहीं एट टाइम मिल रहा, क्योंकि इतनी क्लोज़ जाके, इतने मार्जिन से क्लोज़ जाके भी मैचेस जो हैं वो इंडिया वर्ल्ड कप में जीत जाता है। हाँ, T20 में एक मैच जीते हैं। वैसे अगर आप देखें बायलैटरल में, और अभी भी अगर आप पाकिस्तान इंडिया का रिकॉर्ड देखें तो पाकिस्तान का अभी भी बेहतर है, चाहे वो टेस्ट है, चाहे वो लेकिन ऐसे नहीं लगता कि ये रिजल्ट्स इतने ऑब्वियस हो चुके हैं कि मतलब उनकी वैसे भी स्टेटमेंट से ऐसे लग रहा है कि मतलब ये चीज़ तो ठीक है, ये गुत्थी है, इसको अभी तक सुलझाया नहीं गया और सुलझाने की कोशिश भी नहीं की जा रही है। हम बस ये देखा करें जब भी मैच हो, हम पहले से मेंटली प्रिपेयर हों कि हम हारेंगे, बस हमने ये देखना है कि अब हम किस तरीके से, कितने मार्जिन से, कितने विकेट से हारेंगे। देखिए, उसमें पहले क्या हो रहा था कि आपकी बायलैटरल सीरीज़ होती थी। हमारे ज़माने में शारजा कप साल में 2 दफ़ा होता था और उसमें हम यकीनन जीतते थे। 99% पाकिस्तान जीतता था, तो एक बैलेंस हो जाता था। अब क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट हो नहीं रही, बायलैटरल हो नहीं रही, और सिर्फ वो 2-2, 3-3 साल बाद इस तरह से कोई एशिया कप में मैच आ जाता है या वर्ल्ड कप में मैच आ जाता है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सवाल मैं और थोड़े बढ़ा के कह देता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समझने में बहुत सोचें भी, बहुत उसके ऊपर काम भी हुआ। साउथ अफ्रीका का वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड से आगे जाना, इंडिया पाकिस्तान स्पेशली इन 50 ओवर। आई डोंट नो, अभी जो रिसेंटली कुछ काफ़ी मैचेस हुए हैं इंडिया पाकिस्तान के, तो एक साइकोलॉजिस्ट भी टीम के साथ लगाया, उसको जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन प्लेयर्स ने अभी थोड़ा सा उनकी फीडबैक ये है कि हम उसकी जो हाइप है, जो हम प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं, उससे हमें जो है ना, हम नॉर्मल तरीके से खेलते नहीं। अगर क्वालिटी का बहुत ज़्यादा फ़र्क हो तो फिर भी ऐसे नहीं होता कि आप कभी ना जीतें। क्योंकि अभी रिसेंटली 6 महीने पहले की बात है, अंडर 19 जो है पाकिस्तान की, उसने इंडिया को हराया है। जो आपकी शाहीन टीम है, जो इसको ए टीम कहते हैं, उसने इंडिया की टीम को हरा के एशिया कप जीता है, अंडर 19 ने जीता है। तो आई थिंक इट्स नॉट अबाउट द स्किल, बट इट्स अबाउट द माइंडसेट। वो जो एक हाइप क्रिएट आप करते हैं बिफोर द इंडियन गेम, आपके इर्द गिर्द, आपके तो मतलब इवन के घरों में, इंसानों जो कैंप के अंदर, वो जो आई थिंक इट्स मोर ऑफ इमोशनल एडजस्टमेंट जो कि कर नहीं पाते। अदरवाइज़ इतना गैप नहीं है कि हम, जैसे आप कह रहे हैं कि हम छोड़ना सोच दें, लेकिन ये कभी भी ऐसे नहीं होगा। आप भी कल अगर मैच होगा तो आज से तैयारी शुरू हो जाती है कि यस, हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे और पाकिस्तान जीतेगा।